अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। MGT 111 के लेक्चर सीरीज़ का आज 33वां लेक्चर है, जिसमें हम मोटिवेशन पे ही बात करेंगे, जो कि पिछले लेक्चर से शुरू हुई थी। हमने देखा मोटिवेशन क्या है, और फिर हम अर्ली व्यूज़ देख रहे थे कि किस तरह जो है वो क्लासिकल थ्योरी में और बिहेवियरल थ्योरी में जो है वो बात की गई थी नीड्स पे, और फिर हमने कुछ न्यू नीड्स की थ्योरीज़ भी देखी। आज हम कुछ और थ्योरीज़ देखते हैं मोटिवेशन के बारे में जो पेश की गई हैं। एक है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में जो है वो ये बोला गया है कि किस तरह जो है हम लोगों के बिहेवियर को समझ सकते हैं, और किस तरह जो है हम उनके बिहेवियर को जो है वो चेंज कर सकते हैं, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो है वो उनके बिहेवियर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स के हिसाब से। तो इस थ्योरी के जो एजम्पशंस हैं वो क्या हैं, वो देख लेते हैं। कि जो बिहेवियर होता है वो कम्बिनेशन होता है एक इंसान के अपने नेचर का भी और उसके इन्वायरमेंट का भी। यानी आप जिस तरह उसको इन्वायरमेंट दोगे उस हिसाब से जो है वो बिहेव करेगा। यानी एक तो इंसान की अपनी फितरत भी शामिल होती है, लेकिन उसके बाद माहौल का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। यानी इंसानी बिहेवियर जो है वो इतना सिंपल नहीं है, उस पर बहुत से जो हैं वो हालात भी जो है वो असर करते हैं। इस वजह से थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इंसानी नेचर। उसके बाद है कि जो इंडिविजुअल एक इंसान जो होता है वो कुछ कॉन्शियस डिसीजन करता है कि उसने किस तरीके से बिहेव करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उसे पता होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसे उसके एक्शन से जज किया जा रहा होगा। ठीक है, तो जैसा उसे जज किया जा रहा होगा वैसा वो रिस्पॉन्स करेगा। उसके अलावा हर इंसान की अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात और अपने गोल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अलग बात है, लेकिन हर इंसान की अपनी भी कुछ ज़रूरियात, कुछ ख्वाहिशात और कुछ गोल्स होते हैं। उसके अलावा जो एक इंसान है वो डिसाइड करता है अपने अल्टरनेटिव्स के लिहाज से, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं अगर इस तरह बिहेव करूँगा तो मुझे ये जो है वो आउटकम मिलेगी। यानी उसे पता है मैं अच्छा बिहेव करूँगा तो मेरा मैनेजर ऐसा है जो मुझे मोटिवेट करेगा। ठीक है, जो मेरी सैलरी वगैरह अच्छी हो जाएगी, कुछ भी वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। यानी वो अपने एक्सपेक्टेशन के लिहाज से जो है वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखता है। उसकी कुछ जो है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी हर इंसान की होती है कुछ ना कुछ। अगर एक इंसान हार्ड वर्क कर रहा है तो अनकॉन्शियसली भी वो चीज़ चाहता होता है कि यार एक मैं तो मेरी जो होना है वो तो हो गई, लेकिन साथ मुझे अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। ठीक है, मेरी सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी अगर प्रोजेक्ट पास हो गया तो, लेकिन साथ मुझे एडमायर किया जाए। ये एक जो है वो साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंसान की। अच्छा, ये जो सारी अजम्पशंस हैं जिस एक्सपेक्टेंसी मॉडल में पेश की गई है, उस मॉडल के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है परफॉर्मेंस आउटकम एक्सपेक्टेंसी। यानी जैसी परफॉर्मेंस होती है उसके लिहाज से आउटकम इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होता है। एक इंसान जो है वो उसने कुछ नतीजा पहले से निकाला होता है अपने बिहेवियर का, कि मैं ऐसा बिहेव करूँगा तो आगे से मेरे पास ऐसा जो है वो रिज़ल्ट आएगा। यानी एक इंसान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसे ये तो पता है कि इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मेरे आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं लोगों से भी, टीचर से भी, अपने घर वालों से भी, कि मुझे कैसा एडमायर किया जाए। उसने वो भी एक जो है वो व्यू बनाया हुआ होता है। इसी तरह जो एक एम्प्लॉय होता है, जब वो अचीव कर रहा होता है अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट, तो उसके साथ वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसे रिवार्ड किया जाए। दूसरी चीज़ है वैलेंस। वैलेंस ये होती है कि आप जो है वो इंसान जो है वो पावर ऑफ मोटिवेशन, यानी उसे पता होता है कि इंडिविजुअल को, हर इंसान को अलग तरीके से मोटिवेट किया जाता है। यानी एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि जो है वो किस इंसान के लिए क्या चीज़ जो है वो बड़ी है। ठीक है, यानी उस मतलब क्या इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है मेरे से। एक इंसान है उसके लिए मोटिवेशन पैसा है तो मैंने उसकी सैलरीज बढ़ानी है। दूसरा इंसान है उसके लिए मोटिवेशन जो है वो अच्छे अल्फाज हैं तो वो उसके लिहाज से काम करेगा। ठीक है, तो किस तीसरे इंसान के लिए हो सकता है ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा अच्छी बैलेंस चीज़ हो। तो किस इंसान के लिए क्या बैलेंस है, इस हिसाब से मैनेजर को जो है वो मोटिवेट करना होता है उसे। और तीसरी है एफर्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी। यानी इंसान जो है कि एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो इस हिसाब से होती हैं कि उसने परफॉर्मेंस में एफर्ट कितनी लगेगी। यानी अगर एक इंसान को आप बहुत ज़्यादा मुश्किल काम दे रहे हो तो फिर वो ये भी पूछेगा कि इतना मुश्किल काम करने के बाद मुझे रिवार्ड में क्या मिलने वाला है, कि क्या वो रिवार्ड उस मेरी एफ़र्ट के लेवल का है या नहीं। तो ये भी उसकी एक्सपेक्टेशंस में एक चीज़ शामिल होती है कि अब एक इंसान है जिसने सारा दिन जो है वो इंतहाई एफ़र्ट लगा काम करना है, और शाम को अगर उसको जो है उतनी उजरत ना मिले तो डेफिनेटली जो है वो काम उस करने में कभी भी जो है वो नहीं होगा। तो इस पूरी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को 3 सवालों में बयान किया जा सकता है। सबसे पहला है कि इफ़ आई डू दिस, अगर मैंने ये किया, व्हाट विल बी द आउटकम, तो मुझे क्या मिलेगा। दूसरा सवाल, इज़ द आउटकम वर्थ द एफर्ट टू मी, यानी जो मुझे आउटकम, जो मुझे इनाम मिलेगा, क्या वो काफ़ी है मेरी कोशिश के लिए। और तीसरा सवाल है कि व्हाट आर माई चांसेस ऑफ अचीविंग आउटकम दैट विल बी वर्थ वाइल फॉर मी, यानी बेशक जो इनाम मुझे दिया जा रहा है, चले वो तो बड़ा वर्थ वाइल है, कीमती है, लेकिन कितने चांसेस हैं कि जो मुझे काम दिया गया है
वो मैं पूरा भी कर सकूँगा या नहीं। यानी एक इंसान है, अगर उसे पता हो कि यार मैं जितनी भी एफर्ट लगा लूँ लेकिन जो मुझे टास्क दिया गया मैं कंप्लीट नहीं कर सकूँगा, तो फिर वो काम शुरू ही नहीं करेगा, फिर वो चीज़ नहीं रहती। तो ये 3 सवालों से हमें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी समझ में आती है। फिर अगली थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी को जो एक साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर और कंटेम्प्रेरी जो बिहेवियरल थ्योरी के लोग हैं, इन्होंने मिलकर पेश किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये दिखाना शुरू किया कि अगर हम एक ही चीज़ को रीइंफोर्स करते रहें तो हम एक इंसान के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। यानी कि इंसान का जो पास्ट हालात से जो उसने सीखा होता है वो उसके फ्यूचर एक्शंस पे जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। यानी इंसान ने जो अपने तजुर्बात से सीखा होता है ना, वही जो है वो अपने फ्यूचर प्लान्स में, फ्यूचर एक्शंस में उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट इसने ये किया था, एक डॉग के सामने इसने खाना लेके गया, तो जैसे ही वो खाना उसके नज़दीक लेके जाता था, वो गॉड सेलिवेट, जो डॉग है वो सेलिवेट करना शुरू हो जाता था। यानी जिस तरह लपकना, खाने की तरफ अपना मुंह हिलाना शुरू हो जाना। अक्सर आपने डॉग्स को देख के नोट किया होगा, खाने के करीब जो ज़ुबान निकालना, सेलिवेट करने लग जाता था। तो इसने काफ़ी बार ऐसा ही किया, ठीक है। तो देन उसने क्या करना शुरू किया कि जब वो खाना उसके सामने पेश करता और डॉग जो है वो सेलिवेट करता, तो वो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगाता कि खाना सामने किया, डॉग ने जैसे लपकना शुरू किया तो उसने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट उसने कई बार किया। फिर उसके बाद उसने कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व किया कि जब उसने खाना जो है वो डॉग के सामने किया, तो अब डॉग जो है वो ना लपक रहा है, ना ज़ुबान बाहर निकाल रहा है, सेलिवेटिंग नहीं कर रहा वो। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मुझे शॉक लगेगा, अब मुझे शॉक लगाया जाएगा, मुझे करंट दिया जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये जो है वो साबित किया कि इंसान जो है वो अपने जो है पास्ट के एक्सपीरियंस से सीख के फिर फ्यूचर में उस काम की, क्योंकि उसने रिजल्ट्स पहले से देखे हुए हैं, तो फ्यूचर में वो काम करना है या नहीं करना, कैसे एक्शन करना है, इस पर डिपेंड करता है। तो यानी वो ये कहना चाहता था कि हर इन रीइंफोर्समेंट थ्योरी का कंसेप्ट है पनिशमेंट का और रिवार्ड का, कि अगर एक इंसान अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे रिवार्ड करो ताकि देख के दूसरे लोग भी, यानी कि इवन उसने एक डॉग की बात की है ना, वहाँ पे और भी डॉग्स होते हैं, अगर वो उस डॉग की हालत देखते तो वो यही करते। यानी कि हम एनिमल्स को अगर ट्रेन कर सकते हैं तो इंसानों को क्यों नहीं, ठीक है। हमने बंदर को देखा होगा कि एक सिर्फ वो मंकी मैन उसे बोल रहा होता है डांस करो, देन वो डांस करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे इन हालात से गुजर के जो है वो आया हुआ होता है। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये कहती है कि अगर एक इंसान जो है वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे लोगों के सामने मोटिवेट करो, ठीक है, इनकरेज करो। अब जो है वो रिवार्ड करना सिर्फ पैसे देना नहीं होता, रिवार्ड मुख्तलिफ तरीक़ों के हो सकते हैं, चंद अच्छे अल्फाज भी किसी के लिए रिवार्ड हो सकते हैं। तो उससे जो है वो मोटिवेट करो, आपकी जो मोटिवेशन होगी, आपका जो उसे रिवार्ड होगा अच्छे अल्फाज में या पैसों में, जिस तरह भी आप उसे रिवार्ड करोगे वो चीज़ उसे मोटिवेट करेगी और वो अपने उस काम में रीइंफोर्समेंट आएगी, यानी वो काम और अच्छे तरीके से करेगा। इसी तरह पनिशमेंट भी थी, अगर कोई इंसान जो है वो नहीं सही काम कर तो उसे पनिश किया जाए। पनिश करने के भी बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है, किसी को गुस्सा करने से भी समझ में आ जाती है, किसी की आपको सैलरी काटनी पड़ती है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो ये चीज़ें करने से भी जो यानी रीइंफोर्स करने से चीज़ों को आप जो है वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। उसके बाद हम कंसेप्ट पे आते हैं लीडरशिप के, कि लीडर और लीडरशिप दो अलग अलग चीज़ें हैं। लीडर वो होता है जो एक ग्रुप को या किसी भी एक इंसान को जो है वो लीड करता है, रहनुमाई करता है उसकी, ठीक है। और लीडरशिप जो है वो खुसूसियात हैं जो एक इंसान में होती हैं कि वो इंसान लीड कर सकता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर लीडर में लीडरशिप भी हो, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको याद रखना है। लेकिन जैसे हम लीडर का या लीडरशिप का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में पॉलिटिकल लीडर्स या पैगंबर या बड़े बड़े फ़िलासफ़र ये आते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपको काम समझा रहा है वो भी तो लीड ही कर रहा है ना। तो मैनेजेरियल लीडरशिप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैनेज करता है जो कामों को, मैनेजमेंट में जो लीडरशिप होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस में, इदारों में, यानी स्कूल हो गए, हॉस्पिटल, वहाँ पे भी तो काम समझाया जा रहा है ना। तो जो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन को जो है वो हैंडल करता है, उसके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, वो एक मैनेजेरियल लीडर होता है। तो यानी कि लीडर वो है जो प्रोसेस अंजाम देता है डायरेक्टिंग का और इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि वो किस तरह जो है वो रिलेटेड टेक्निक्स एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन जो मैनेजरियल लीडरशिप के बारे में है। सबसे पहली है कि लीडरशिप इन्वॉल्व्स अदर पीपल्स एम्प्लॉयज़ एंड फॉलोअर्स, यानी लीडर वही होता है, लीडरशिप वही होती है जिसमें लोग के कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो उसकी बातों को फॉलो करते हैं, बाय देयर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट डायरेक्शंस फ्रॉम द लीडर, यानी अपनी मर्ज़ी से वो उस लीडर की डायरेक्शन, उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। वो ग्रुप मेंबर्स हेल्प करते हैं एक लीडर के स्टेटस में, यानी एक लीडर का स्टेटस पता ही तब चलता है कि जब उसके ग्रुप के लोग उसकी बात मान रहे हों, यानी लीडर कितना लीडर है ये उसके फॉलोअर से पता चलेगा,
ठीक है। और वही इसकी लीडरशिप के प्रोसेस को पॉसिबल बना रहे होते हैं। बगैर लोगों के कोई लीडर नहीं है, क्या लीड करेगा, किसको लीड करेगा वो। दूसरी चीज़ है लीडरशिप इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि इसमें अनइक्वलनेस होती है पावर की। अब ऐसा नहीं होता कि ग्रुप मेंबर्स के पास बिल्कुल पावर नहीं होती कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में उन्होंने काम करना होता है, लेकिन एक लीडर के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। अब लीडर की पावर्स कौन कौन सी होती हैं? रिवार्ड पावर है, कोर्सिव पावर है, लेजिटिमेट पावर है, रेफरेंट पावर है, एक्सपर्ट पावर है। ये सारी पावर्स जो है इनकी डिटेल जो है वो काफ़ी डिटेल से जो है मिड टर्म से पहले गुजर चुकी है, तो इन पे हम मज़ीद बात नहीं करेंगे अभी। फिर है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट होती है किसी इंसान के अंदर की जो खूबी होती है, कुछ लोगों में जो है मतलब बॉर्न जो इंसान में पैदाइशी जो कुछ सलाहियतें होती हैं उसे। देयर इज़ अ बिलीव दैट लीडर्स आर बोर्न, यानी हमारे यहाँ ये ख्याल पाया जाता है कि जो लीडर्स होते हैं ये पैदाइशी लीडर्स हैं, यानी इनके अंदर शुरू से ये चीज़ है, इस वजह से ये लीडर्स हैं। इनके अंदर जो खसूसियात एक इंसान को लीडर बनने के लिए चाहिए होती हैं, जो एक इंसान को हैबिट्स चाहिए होती हैं, वो इनके अंदर शुरू से ही होती हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमने ऊपर दो तो तारीफ़ें पढ़ ली, तीसरी पढ़ते हैं। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स बिहेवियर इन द नंबर ऑफ वेज, यानी तीसरा ये है कि लीडरशिप में वो खासियत कि इंसान किस तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म की पावर्स जो हमने ऊपर पढ़ी हैं उनको यूज़ करेगा और किस तरह अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करेगा, उन पर अपना असर और रसूख रखेगा। और चौथी लीडरशिप की जो तारीफ़ बयान की जाती है वो ये है कि पिछली तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाए कि पावर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ जो फॉलोअर्स हैं उनको किस तरह जो है वो मैनेज करके रखना है कि वो जो है विलिंगनेस के साथ आपकी जो है वो लीडरशिप को कबूल करें। और जो है वो तीसरी चीज़ यही है कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास पावर है लेकिन आपको पता हो कि कौन सी पावर कहाँ यूज़ करनी है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो है एक मॉरल लीडरशिप यानी एक अखलाकी लीडरशिप सामने आती है, जिसमें आप किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करते हो लेकिन इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखते हो, यानी आपको सुपीरियरिटी भी दी जाती है लेकिन आप किसी को मैन्योर भी नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लीडरशिप में आती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड्स, जिसका हमने ऊपर नाम लिया। ट्रेड्स होती क्या हैं? ट्रेड्स यानी कि कुछ खसूसियात। अब लीडर पॉजेज़ में देख लेते हैं कि जिसको लीडर पॉज किया जाता है कि ये लीडर है, उसमें कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, जैसे कि कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी उसे पता होना चाहिए कि मैंने सामने वाले को क्लियरली गोल किस तरह देना है, बात करना आना चाहिए उसे। ह्यूमन इंसाइट, इंसानी बसीरत, यानी उसकी थिंकिंग होनी चाहिए अपनी। डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ टास्क, यानी उसे पता हो कि मैंने सामने वाले को उसके टास्क क्लियर होने चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि वो काम कंटिन्यूसली कर सकता हो और करवा सकता हो। हार्ड वर्क भी हो, मोटिवेट हो भी और मोटिवेट करना भी आता हो। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बात अच्छे से करना आती हो। इंटीग्रिटी हो उसकी एक, और ऑनेस्टी हो। इंटीग्रिटी यानी कि उसकी एक जो है वो शनाख्त हो अपनी एक, और उसके अलावा ऑनेस्ट होना चाहिए उसे। अच्छा, किसी भी लीडरशिप की ट्रेड्स को यानी इन खसूसियात को मेजर करने के लिए जो रिसर्चर्स होते हैं वो दो अप्रोच यूज़ करते हैं। एक तो ये कि उसकी इन्हीं हैबिट्स को जो है उन लोगों की हैबिट्स के साथ में कंपेयर करते हैं जो जिनकी ये हैबिट्स मशहूर होती हैं, जो बड़े लीडर्स की हैबिट्स मशहूर हैं उनके साथ मैच करके कोशिश करेंगे, अच्छा इसमें कॉन्फिडेंस है उसमें है या नहीं, यानी इस तरह हैबिट्स को कंपेयर करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि डायरेक्टली लीडर को जो है वो एक इफेक्टिव लीडर को इनइफेक्टिव लीडर से कंपेयर किया जाता है कि एक लीडर है, अच्छा इसमें ये तो ऐसे भी कर लेता है वैसा भी कर लेता है, तुम नहीं कर सकते, तो इस तरह से कंपेयर किया जाता है एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ को। फिर लीडर्स और नॉन लीडर्स, यानी ये बात ठीक है कि एक इंसान में ये इन सारी जो आदतों से मिलके जो है वो एक लीडर बनता है, लेकिन जो है वो और मतलब एबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए लीडरशिप की, और अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ये एबिलिटी हो वो लीडर भी हो। कभी कभी कुछ नॉन लीडर्स भी होते हैं लेकिन उन्हें मौका ज़्यादा मिलता है कि वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उनके अंदर लीडरशिप की जो खसूसियात हैं वो डेवलप हो जाती हैं। यानी ये बात गलत है हम कहा जाए कि जो लीडर्स हैं वो पैदाइशी लीडर्स हैं और जो है इंसान अपनी मेहनत से नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। तो इफेक्टिव और इनइफेक्टिव लीडर्स भी होते हैं, यानी बहुत से लीडर्स हमने देखे हैं जो लीडर्स तो होते हैं, लोग उनको फॉलो भी करते हैं लेकिन वो इफेक्टिव लीडर्स नहीं होते। इफेक्टिव लीडर वही होता है जो अपनी खसूसियात को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करे, और इस पे जो है वो अब स्टडीज़ हो रही हैं कि इंटेलिजेंस के लिहाज से इनिशिएटिव वो कितना है, सेल्फ एश्योर कितना है, तो इस लिहाज से लीडरशिप की इफेक्टिवनेस और इनफेक्टिवनेस भी सामने आती है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।